Very good morning, students. Welcome to your English class. This is Jyoti Tamrakar, and we are reading chapter 5th, Indigo. The author of this chapter is Louis Fisher, जो कि एज अ वॉलंटियर ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर रहे थे. लेटर ऑन ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ जर्नलिस्ट. उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स, सैटरडे रिव्यू और कई सारे यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशन के लिए वर्क किया. एंड ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. और ये जो हम अभी चैप्टर रीड कर रहे हैं, एक्चुअली दिस इज़ एन एक्सक्रप्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ओके, सो जब वो महात्मा गांधी से मिले, उन्होंने कई सारे इंसिडेंट्स के बारे में उनसे डिस्कस किया, उन्हें बताया. तो वन ऑफ दैम उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है इन द फॉर्म ऑफ दिस चैप्टर इंडिगो. ओके, सो इट वाज 1942 जब वो गांधी जी से पहली बार मिले, और गांधी जी उन्हें 1917 में उन्होंने जब डिसाइड किया कि क्यों ब्रिटिश लोगों को यहाँ से चला जाना चाहिए, वो इंसिडेंट उन्होंने डिस्क्राइब करना शुरू किया. ओके, तो उस टाइम 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक कन्वेंशन था लखनऊ में, जहाँ पर काफ़ी सारे डेलीगेट्स आने वाले थे और भी बहुत सारे विजिटर्स थे. उन्हीं में से एक विजिटर थे राजकुमार शुक्ला, जो कि चंपारण बिहार से आए थे, एंड ही वॉज अ पीजेंट. ओके, और यहाँ पर आकर के उन्होंने गांधी जी से जो है वो कहा कि आप हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए. उसको वो चाहते थे कि वो गांधी जी को सुनाए, और इसके लिए वो इतने रेजोल्यूट थे कि जहाँ पर भी गांधी जी गए वो गांधी जी के पीछे पीछे चले गए. और फाइनली ही एग्रीड गांधी जी कि वो चंपारण का जो भी इशू है उसके ऊपर ध्यान दें, उसको समझें और उसके लिए कुछ उन किसानों के लिए कुछ करें. राइट, तो एक्चुअली चंपारण जो है वहाँ पर प्रॉब्लम क्या था कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कई सारे एस्टेट्स थे, और सारे के सारे जो एस्टेट्स थे ये इसे इनके ऊपर ब्रिटिश लोगों का ओनरशिप थी. ठीक है, और यहाँ पर वर्क करने वाले थे इंडियन टेनेंट्स. ओके, तो ये जो पीजेंट्स थे वो एक्चुअली शेयर क्रॉपर्स थे, और उस टाइम पर चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो. ओके, तो यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो कि ओनर ऑफ द स्टेट थे, उन्होंने कंपेल किया अपने टेनेंट्स को कि आप अपनी जितनी भी ज़मीन है उसका 15% या 20th जो है उसके ऊपर इंडिगो लगाएंगे, उसे उगाएंगे, और सारा का सारा इंडिगो का जो प्रोडक्शन होगा या हार्वेस्ट होगा उसे एज अ रेंट उन लैंडलॉर्ड्स को दे दिया जाएगा. और इट वाज अ वेरी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो काफ़ी लॉन्ग टर्म था. बट लेटर ऑन लैंडलॉर्ड्स को ये पता चला कि जर्मनी ने क्या किया है, सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है. राइट, तो जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया तो अब ये जो अरेंजमेंट थी 15%, वो चाहते थे कि इसे हम ख़त्म करें, और इसके लिए उन्होंने शेयर क्रॉपर से जो वो कंपनसेशन लेने की इच्छा जताई. तो बहुत सारे लोग जो थे जिन्हें बहुत नॉलेज नहीं था, इलिटरेट थे, उन्होंने तो ये 15% का जो कंपनसेशन था उसे देने के लिए एग्री कर लिया. लेकिन कई सारे ऐसे भी शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट्स थे जिन्हें ये कंपनसेशन देना ठीक नहीं लग रहा था. राइट, तो इसी चीज़ को लेकर के वो जो राजकुमार शुक्ला थे वो गांधी जी से मिले थे. ठीक है, तो गांधी जी फाइनली एग्री कर लिए उनको, और वहाँ से उन्होंने क्या किया कि उन्हें लगा कि शायद राजकुमार शुक्ला को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी. दैट्स वाई ही फर्स्ट विजिटेड सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन. उन्हें लगा कि शायद जो चीज़ या जो इन्फॉर्मेशन राजकुमार शुक्ला नहीं दे पा रहे हैं वो मुझे वहाँ पर मिल जाएगी. कहाँ पर? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से. बट उन्होंने क्या कह दिया कि वो जो है सेक्रेटरी ने कहा कि हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं बिकॉज यू आर एन आउटसाइडर. एंड इट वॉज जस्ट अ ट्रू आयरनी
कि वो गांधी जी को बोल रहे थे कि आप आउटसाइडर हैं, और गांधी जी ने उनसे क्या कहा कि आउटसाइडर मैं नहीं हूँ, एक्चुअली आउटसाइडर तो वो खुद थे, क्योंकि भाई आप हमारी कंट्री में बाहर से आकर के रह रहे हो, आपने कब्जा जमा करके रखा है, और आप इसी कंट्री के एक सिटीज़न से, एक रेसिडेंट से कह रहे हैं कि यू आर एन आउटसाइडर, दैट्स वाई वी कांट गिव यू एनी इन्फॉर्मेशन। ओके, फिर उसके बाद गांधी जी ने ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो है 13th डिवीज़न के, उनसे बात करनी चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर वो कमिश्नर जो थे उन्होंने उन्हें बुली करना, उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया, एंड उन्होंने कहा कि जस्ट अभी के अभी तिरहुत छोड़ दो। लेकिन गांधी जी वो गांधी जी, सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। वहाँ से वो मोतीहारी गए, जो कि कैपिटल ऑफ चंपारण थी। उनके साथ में कई सारे लॉयर्स थे। रेलवे स्टेशन पर भी बहुत सारे लोग मिले गांधी जी को। उसके बाद उन्हें एक हाउस में ले जाया गया, ओके, और दैट वाज अ हाउस ऑफ सम पर्सन हु वाज वर्किंग एज अ टीचर इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो गांधी जी का मानना था कि एक गवर्नमेंट टीचर ने अगर मुझे अपने प्लेस पर रहने दिया है तो ऑब्वियसली दैट मे बी कंसीडर्ड एज इलीगल, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना था चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो किसे सपोर्ट कर रहे थे? गांधी जी को, ठीक है। तो गांधी जी जो है अब चंपारण पहुँच गए थे। उसके बाद गांधी जी ने क्योंकि बात नहीं मानी थी कमिश्नर की, तो उनके पास क्या आया, एक समन आया जिसमें उन्हें दूसरे दिन कोर्ट में जाना था। उन्हें कहाँ पहुँचना था? कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया था। तो उस रात गांधी जी काफ़ी तैयारी कर रहे थे, वो पूरी रात जगे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद, जो आगे जा कर के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, उन्हें एक लेटर लिखा, ओके, और कहा कि कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स को लेकर के आप आइए। उसके बाद आश्रम के लिए उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजी, एक फुल रिपोर्ट जो है वो वाइसराय को भेजी उन्होंने, ठीक है ना। और ये सब उनकी तैयारी इसलिए थी कि आगे जा कर के अगर कोई इश्यू बनता है तो उनके पास में प्रूफ होंगे, ओके। तो मोतीहारी में अब दूसरे दिन जब वो उठे, जबकि गांधी जी को सम्मन किया गया था, जिस दिन उन्हें कोर्ट जाना था, उस दिन वहाँ पर बहुत सारे पीजेंट्स की भीड़ थी। हालांकि उनको नहीं पता था कि गांधी जी का साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड क्या है, बट दे जस्ट नो दैट कि कोई महात्मा है जो हमारी परेशानी को दूर करने के लिए हमारी हेल्प कर रहे हैं, ओके। तो वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीसेंट्स वर देयर, ओके। और जब उन्होंने देखा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, कि इतनी बड़ी भीड़ गांधी जी को सपोर्ट करने हैं, तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम कि गांधी जी के कोऑपरेशन के बिना वो कुछ कर पाए। तो गांधी जी ने उन्हें भीड़ को रेगुलेट करने में हेल्प किया। काफ़ी वो पोलाइट थे, वो फ्रेंडली थे, बट इट वाज द प्रूफ कि अगर वो चाह लें तो उनके पीछे इतने फॉलोअर्स हैं, वो चाहे अगर उन्हें अवेक कर देते हैं, ठीक है, उनको अगर जागृत कर देते हैं, उन्हें अगर ये बता देते हैं कि हाउ टू गेट लिबर्टी फ्रॉम ऑल दीज सप्रेशंस, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी, राइट। तो फाइनली ये डिसाइड किया गया कि जो ट्रायल है उसे क्या कर दिया जाए, उसे पोस्टपोन कर दिया जाए, ओके। तो इसीलिए सुपीरियर्स के पास गए अथॉरिटीज़, ताकि उनसे कंसल्ट किया जा सके। सो अब इसके आगे आज हमें स्टार्ट करना था। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। ही read the statement pleading guilty. He was involved, he told the court, in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. On the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. तो गांधी जी जो है वो इस डिले को लेकर, ये जो देरी हो रही थी उसके अगेंस्ट थे, तो ही वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट। उन्होंने एक स्टेटमेंट रीड किया जिसमें वो अपने आप को गिल्टी बता रहे थे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इट वॉज जस्ट अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी। एक कहीं ना कहीं वो एक बैड एग्जाम्पल सेट कर रहे थे, अगर वो लॉ ब्रेक करेंगे,
लेकिन यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस जो है वो ज़रूरी थी, इसलिए वो इस कंडीशन पर आए। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडेंस टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग, द वॉइस ऑफ कंसाइंस ही आस्क्ड पेनल्टी ड्यू। अब उन्होंने कहा कि मैं जो है वो मैंने जो ऑर्डर आपके दिए थे आपने कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो वो मैंने छोड़ा। इसके लिए उन्होंने कहा कि आप पेनल्टी लगा सकते हैं, और ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अपनी रिस्पेक्ट के लिए या फिर सिर्फ आपके लॉफुल अथॉरिटी के लिए कर रहा हूँ, बल्कि ये जो मेरा कंसाइंस है उसका कहना है कि मुझे कोई भी एक ऐसा काम नहीं करना है जो कि मुझे लॉ ब्रेकर के रूप में लोगों के सामने लेकर के आए। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi ji to remain at liberty. अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, गांधी जी का जो ट्रायल चल रहा था कोर्ट में, उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 घंटे का रिसेस होगा, ब्रेक होगा, उसके बाद जो है वो सेंटेंस किया जाएगा, मतलब जो भी सज़ा है वो तभी सुनाई जाएगी। ओके, फिर उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए 120 मिनट का बेल फर्निश कर लीजिए, लेकिन गांधी जी ने इसके लिए मना कर दिया, तो जज ने बिना बेल के ही उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद जब वापस प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि कोई जजमेंट नहीं दी जाने वाली है, लेकिन गांधी जी जो है वो फ्री रहेंगे, चाहे तो कहीं भी जा सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरूल हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred without Gandhi ji. What would they do if he was sentenced to prison? Gandhiji asked. Why? The senior lawyer replied. They had to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise. They would go home. What about the injustice to the sharecroppers? Gandhiji demanded. The lawyer withdrew to consult. Rajendra Prasad has recorded the upshot of the consultation. They thought among themselves that Gandhiji was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining district but also those who claimed to have served these peasants, should go home, it would be shameful desperation. So, अब जब गांधी जी को लिबर्टी दे दी गई, उन्हें छोड़ दिया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कई सारे लॉयर्स के साथ में आए थे बिहार से, ठीक है, उनमें बृजकिशोर बाबू थे, मौलाना मजहरूल हक थे, और भी कई सारे प्रोमिनेंट लॉयर थे। तो वो गांधी जी से मिले, उनसे डिस्कशन किया कि अगर गांधी जी को जेल भेज दिया जाता है तो वो क्या करेंगे। ओके, तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि क्या करेंगे अगर मैं चला जाऊंगा जेल तो सीनियर लॉयर ने रिप्लाई किया कि दे आर हियर टू एडवाइज़ एंड हेल्प हिम। वो यहाँ पर आए ही इसीलिए हैं कि चाहे तो गांधी जी से एडवाइस कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर वो जेल चले जाएंगे एक बार तो फिर वहाँ पर कोई नहीं होगा जिससे गांधी जी डिस्कशन कर सकें, ठीक है, कोई सलाह ले सकें, एंड देन कुछ भी नहीं होगा। वो क्या करेंगे, वो लोग वापस चले जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि अगर अभी गांधी जी बाहर है तब तक डिस्कशन कर ले, क्या आगे करना है वो पता चल जाए, क्योंकि एक बार अगर वो जेल गए तो उसके बाद उनसे मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। What about the injustice to the sharecroppers? Gandhi demanded. The lawyer withdrew to consult. तो गांधी जी ने कहा कि ये जो शेयर क्रॉपर्स के साथ में, पीजेंट्स के साथ में जो हो रहा है इनजस्टिस, उसका क्या किया जाए। तो लॉयर का मानना था कि हम कुछ कंसल्टेंसी लेते हैं, कुछ सोचते हैं,
विचार करते हैं। और राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने कंसल्टेशन का अब्सॉर्ब रिकॉर्ड किया। ओके, और यहाँ पर बात क्या थी कि गांधी जी जो थे अभी चंपारण के लोगों के लिए टोटली स्ट्रेंजर थे। एंड वर जस्ट थिंकिंग कि अगर वो बाहर से आकर के एक स्ट्रेंजर होकर के प्रेजेंट जाने के लिए तैयार हैं, तो हम यहाँ के रेसिडेंट्स, मीन्स वो लॉयर जो यहाँ पर थे वो क्या थे, बिहार के ही रेसिडेंट्स थे, तो अगर वो उन पीजेंट्स के लिए क्या गांधी जी जेल जा सकते, तो वाई शुड वी नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। हम क्यों नहीं ऐसा कुछ कर रहे हैं, हम अपने घर जाके बैठ जाएंगे, इट विल बी ट्रूली सेमफुल। तो इट वॉज द कंसर्न जो उनके माइंड में आया कि अगर गांधी जी एज ए स्ट्रेंजर यहाँ पर आकर के हमारे लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं, तो हमें भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। They accordingly went back to Gandhiji and told him they were ready to follow him into jail. The Battle of Champaran is won, he exclaimed. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to quote arrest. तो अब गांधी जी को जैसे हम जानते हैं कि वो क्या है, अहिंसा में बिलीव करते थे, राइट। नॉन वायलेंस उनका मेन वेपन था। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि ये लोग जो है वो मेरे साथ आकर के क्या करने वाले हैं, जेल जाने के लिए एग्री करने वाले हैं, सो ही एक्सक्लेम्ड कि बस अब तो हम चंपारण का जो भी बैटल है उसे जीत जाएंगे। फिर उन्होंने एक पेपर लिया और उसमें पेयर डिवाइड कर दी कि कैसे 1 आफ्टर 1 कोर्ट में जाकर के अरेस्ट होंगे ये पेयर्स। Several days later, Gandhiji received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant government of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had trumped the first time in modern India. तो काफ़ी दिन निकल गए इसी तरह से। उसके बाद गांधी जी को एक रिटर्न कम्युनिकेशन मिला, एक लिखित कम्युनिकेशन उनके पास आया जिसमें मजिस्ट्रेट ने इन्फॉर्म किया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हमारे प्रोविंस के, उन्होंने इस कोर्ट केस को ड्रॉप करने का ऑर्डर दिया है। तो सिविल डिसओबीडेंस सविनय अवज्ञा, राइट, ये मॉडर्न टाइम पे पहली बार था कि इंडिया में ये जीत गया था। सो यहाँ पे उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करे, कोई वायलेंस नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जीत रहे थे। गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार-फ्लंग इंक्वायरी into the grievance of the farmers. Depositions by about 10,000 peasants were written down and the notes made on other evidence. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords. So अब क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो जीत रहे हैं, तो उन फार्मर्स की जो भी प्रॉब्लम थी उन्हें देखने के लिए कई सारी इंक्वायरीज़ की गई, बहुत सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे गए और बहुत सारी इंक्वायरी वहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही थी, राइट। इन जून गांधी जी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर. बिफोर ही वेंट ही मैट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेट डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसओबीडेंस इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न. तो जून में फिर गांधी जी को बुलाया गया, और किसने बुलाया था? लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड ने. ओके, तो जब वो जा रहे थे उनसे मिलने के लिए, उससे पहले उन्होंने जो एसोसिएट्स थे उनको एक डिटेल प्लान दिया कि अगर मैं वापस नहीं आता हूँ तो वापस हमें सिविल डिसओबीडेंस जो है मूवमेंट चलाना होगा. गांधी हैड 4 protected interviews with the lieutenant governor who as a result appointed an official commission in inquiry into the indigo sharecropper situation. और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में उनकी 4 मीटिंग हुए और एज अ रिज़ल्ट एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के लिए
बनाया गया। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीजेंट। तो इस कमीशन में कौन कौन थे? लैंडलॉर्ड थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और गांधी जी थे जो कि पीजेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे। गांधी remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. The visit undertaken casually as entreaty of an unlettered peasants in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhiji's life. गांधी जी चंपारण में 7 मंथ्स के लिए कंटिन्यूसली रहे, अनइंटरप्टेड पीरियड था। देन कई सारे शॉर्टर विजिट्स वहाँ पर उनके हुए। तो एक्चुअली एक पीजेंट जो था उसने ये सोचा था कि गांधी जी आएंगे और थोड़ा सा टाइम वहाँ पर स्पेंड करेंगे और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसे ख़त्म कर देंगे। बट एक्चुअली इट टुक अबाउट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, पर इसमें लगभग 1 साल गांधी जी की लाइफ के जो वो निकल गए। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रसिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड। तो जब ये जो इंक्वायरी बैठी तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनकी स्टडी की गई, ठीक है। और यहाँ पर गांधी जी जो है और उनका कमीशन जिसमें वो थे, ओके, जो इस इंक्वायरी के लिए बना हुआ था, उनने बहुत सारे एविडेंस ये जो प्लांटर्स थे, ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनके अगेंस्ट इकट्ठे कर लिए। और जब उन्होंने इतना सारे एविडेंस देखा, अ माउंटेन ऑफ एविडेंस देखा, तो वो भी एग्री हो गए जो बात गांधी जी चाहते थे उसके लिए, राइट। तो उन्होंने ये मान लिया कि वो पीजेंट्स को रिफंड देंगे, लेकिन कितना रिफंड दिया जाए ये एक क्वेश्चन था, राइट। तो यहाँ पर उनका मानना था कि गांधी जी शायद काफ़ी सारा पैसा लेंगे जो भी उन्होंने इलीगली या डिसेप्टफुली शेयर क्रॉपर से इकट्ठा किया है। तो सबसे पहले 50% जो है उसके बारे में बात की गई, हाँ। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि 25% जो है उसे दिया जाएगा। उन मीन्स जो भी शेयर क्रॉपर्स थे, जो भी टेनेंट्स थे, उनको रिफ़ंड किया जाएगा। तो ये जो पैसा उनसे ले लिया गया था एज अ कंपनसेशन, जिसके ऊपर से ये सारा का सारा इशू क्रिएट हुआ था, ठीक है, चंपारण का। अब वहाँ पर वो कंपनसेशन जो ब्रिटिशर्स ने लिया था या लैंडलॉर्ड्स ने लिया था, वो अब वापस कर रहे थे किसको? पीजेंट्स को, ठीक है। तो अब ये 25% जो है उन्हें वापस करना था और इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म होने की पोजीशन में आ गई, ठीक है। और इस ये 25% ऑफ रिफ़ंड देने के लिए पूरा का पूरा जितने भी लोग थे कमीशन में, सारे लोग अनएनिमसली एक साथ एक मत होकर के वो तैयार थे, ओके। अब यहाँ पर गांधी जी ने एक्सप्लेन किया कि चाहते तो 50% मांगा जा सकता था रिफ़ंड, लेकिन यहाँ पे मनी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वो पार्ट जो दे रहे हैं एज अ रिफ़ंड, वहाँ पे मनी या अमाउंट ऑफ मनी जो है वो बहुत कम इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट एक्चुअली ये चीज़ है कि यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स या जो भी प्लांटर हैं वो सिर्फ मनी सरेंडर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी प्रेस्टीज भी सरेंडर कर रहे हैं। जो अभी तक वो अपने आप को सुपीरियर मान करके चलते थे, इन पीजेंट से ज़बरदस्ती काम लिया करते थे या फिर इनसे ज़बरदस्ती इंडिगो उगवाया करते थे, तो वो जो इन्होंने अपनी प्रेस्टीज खड़ी कर रखी थी, अपनी सुपेरियरिटी, उसको भी वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सरेंडर कर रहे हैं, राइट। तो अभी तक क्या थे? प्लांटर्स जो थे वो अपने आप को लॉर्ड्स मानने लगे थे, लैंड लॉर्ड्स मानने लगे थे। बट यहाँ आकर के पीजेंट्स ने देखा कि अब उनके पास कुछ राइट्स भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें डिफेंड करेंगे। सो दे हैड राइट्स एटलीस्ट, और साथ ही साथ उनके पास डिफेंडर्स भी थे। नाउ दे हैव करेज कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट वो खड़े हो पाए। Event justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates. तो यहाँ से गांधी जी की क्या पोजीशन है ये सभी को पता चल गई थी, और कुछ ही टाइम में ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे उन्होंने स्टेट्स को छोड़ दिया एंड विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स। और यहाँ पर पीजेंट्स का जो भी रिस्पेक्ट थी वो वापस उन्हें मिल रही थी एंड इंडिगो शेयर क्रॉपर
डिसअपियर्ड। अब इंडिगो जो था उसकी शेयर क्रॉपिंग बंद हो चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी जर्मनी में उसे उसे डेवलप कर लिया गया था, राइट। तो अब यहाँ से इंडिगो पे जो भी शेयर क्रॉपर्स थे उनकी कंडीशन पहले की अपेक्षा अब काफ़ी अच्छे हो गए थे, बिकॉज दे वर बीइंग सप्रेस्ड, ऑप्रेस थे वो काफ़ी, अब वो चीज़ वहाँ पर ख़त्म हो रही थी। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद अ लार्ज political or economic solution. He saw the culture and social backwardness in Champaran village and wanted to do something about it immediately. तो अगर हम गांधी जी को देखें तो सिर्फ पॉलिटिकल फेस पर वर्क करके या इकोनॉमिक सॉल्यूशन देने के बाद गांधी कभी भी कंटेंटेड नहीं होते थे, बल्कि कल्चरल या सोशल बैकवर्डनेस जो इन्होंने चंपारण में देखी थी, जैसे आपने लास्ट वीडियो में सुना होगा कि उन्हें इवन पानी भी नहीं लेने दिया गया था वेल से, थिंकिंग दैट कि कहीं वो कोई अनटचेबल पर्सन तो नहीं है। सो ऐसी चीज़ों को देख कर के उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ ही जल्दी करने की ज़रूरत है ताकि ये बैकवर्डनेस को ख़त्म किया जा सके। ही अपील्ड फॉर टीचर्स माधव देसाई एंड नरहरि पारिक टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी एज डिसिपल and their wives volunteered for the work. Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. तो अब जब उन्होंने लोगों को यहाँ पर ये कहा कि यहाँ की कंडीशन काफ़ी बड़ा है तो कुछ बुरी है, तो काफ़ी लोग जो है वो वॉलंटियर एज अ वॉलंटियर वहाँ पर आने के लिए तैयार थे, और इनमें से महादेव देसाई और नरहरि पारेख ये दो यंग मैन थे जो कि गांधी जी के डिसिपल थे, शिष्य थे, और उनकी वाइफ जो थी वो भी यहाँ पर आकर के चंपारण में वर्क कर रहे थे। काफ़ी सारे और लोग आए बॉम्बे से, पुणे से और कई और दूर दूर जगहों से, ताकि यहाँ की कंडीशन जो है वो सोशल एंड साथ ही साथ कल्चरल कंडीशन जो थी उसको सुधारा जा सके। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड so did Mrs. Gandhi. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturba taught the ashram rules on personal cleaning and community sanitation. और देवदास गांधी जो कि गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे वो भी आए, मिसेस गांधी यानी कस्तूरबा गांधी भी आई, और यहाँ पर 6 विलेजेस में स्कूल खोले गए, प्राइमरी स्कूल्स, और कस्तूरबा गांधी जो है वो आश्रम के रूल्स, पर्सनल क्लीनलीनेस की और कम्युनिटी सैनिटेशन, ये सारी चीज़ों के लेक्चर या जो भी लेसन्स थे उन्होंने खुद ही सिखाया है। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ। तो यहाँ पर हेल्थ कंडीशंस भी काफ़ी बुरी थी, तो गांधी जी ने एक डॉक्टर को तैयार किया टू वॉलंटियर अपनी सर्विसेज, ताकि वो यहाँ कर दे सकें फॉर 6 मंथ। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्विनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with skin eruption received ointment plus castor oil. तो यहाँ पर जो 3 मेडिसिन बेसिकली दिए जाते थे, कैस्टर ऑयल, क्विनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, तो कई सारी बीमारियों को ठीक करने में सिर्फ ये 3 ही मेडिसिन की वो यूज़ करते थे। तो अगर किसी की कोटेड, अगर टंग किसी की मोटी दिख रही है तो उसे कैस्टर ऑयल दिया जाता था, क्विनैन मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता था, उसके साथ में कैस्टर ऑयल, और स्किन eruption के लिए ऑइंटमेंट और साथ में कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी जी noticed the filthy state of women clothes. He asked Kasturba Bai to talk to them about it. One woman took Kasturba Bai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." तो गांधी जी ने देखा कि वहाँ की जो वमेन है उनके कपड़े काफ़ी फिल्दी हैं, तो उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि जाओ और इन महिलाओं से इसके बारे में बात करो। तो जब बात की गई तो एक वमन कस्तूरबा गांधी को अपनी हट में ले गई और उसने बताया, देख लीजिए यहाँ पर कोई कबर्ड नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है, सिर्फ एक ही साड़ी है जो मैं पहनी हुई हूँ। मीन्स जब कपड़े नहीं हैं तो ऑब्वियसली जो एक ही ड्रेस हम एक ही साड़ी हम हमेशा पहने रहते तो वो फिल्दी तो होनी ही है। ड्यूरिंग द लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी कैप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच
On the ashram, he sent regular instruction by mail and asked the financial accounts. Once he wrote the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new one, otherwise the old ones would begin to smell bad. तो गांधी जी काफ़ी लंबे टाइम तक चंपारण में रहे और वहाँ से वो आश्रम को भी देखते रहते थे, वहाँ की जो भी कंडीशन है, वहाँ पर किस तरह की स्थिति है, कैसे वहाँ पर किस वर्क को करना है, सारी इंस्ट्रक्शन वहीं पर बैठे बैठे चंपारण में वो अपने आश्रम में साबरमती में भेजते रहते थे। फाइनेंशियल अकाउंट्स भी वो मंगाते थे और सैनिटेशन, गांधी जी जो है वो सेल्फ सैनिटेशन में बिलीव करते थे, यानी सैनिटेशन जो है वो उसके लिए खुद ही आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उन्होंने एक जो है वो सैनिटेशन से रिलेटेड एक नोट भी भेजा था जहाँ पर ट्रेंचेस को भर करके नए ट्रेंचेस बनाने थे, सो दैट वहाँ पर जो सैनिटेशन फैसिलिटी है वो सही रह सके, अदरवाइज इट मे कॉज बैड स्मेल। दिस चंपारण एपिसोड वॉज टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. तो गांधी जी का जो चंपारण इंसिडेंट था वो उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। और वो क्या कहते हैं कि मैंने यहाँ क्या किया, वो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ थी, लेकिन मैंने ये ज़रूर डिक्लेयर कर दिया कि मुझे क्या करना है अपनी कंट्री में, इसके लिए मुझे ब्रिटिश लोगों से ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली मेरा देश है, तो मैं यहाँ पर इसकी अच्छाई के लिए जो भी करना होगा अपने आप से करूँगा, और ब्रिटिश मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, बिकॉज ही इज़ नॉट द आउटसाइडर बट द ब्रिटिशर्स आर आउटसाइडर, है ना। तो स्टार्टिंग में किसी ऑफिसर ने उनसे कहा था कि तुम एक आउटसाइडर हो, इसलिए तुम्हें मैं कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, एंड इसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पर आकर के ब्रेक किया था। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with, with the practical day-to-day problem of millions. He was not a loyalty of abstraction, it was a loyalty to living human being. तो ये चंपारण में जो काम हुआ था वो सिर्फ एक्ट ऑफ डेफियंस नहीं था, उन्होंने सिर्फ डिफेंड नहीं किया था, बल्कि यहाँ पर उन्होंने एक अटैम्प्ट किया था कि ये जो पुअर डिस्ट्रेस्ड पीपल हैं, पीजेंट्स हैं, उनको हम जो है उनको रिस्पेक्ट के साथ खड़ा होना सिखाएं। तो गांधी जी का यही पैटर्न था कि उनकी पॉलिटिक्स जो थी वो प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स जो हमारे यहाँ रहने वाले मिलियंस ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री फेस कर रहे थे उनसे जुड़ी हुई थी। और उनकी लॉयल्टी किसी एब्स्ट्रैक्ट पर्सनैलिटी, किसी भगवान के साथ नहीं जुड़ी हुई थी, बल्कि उनकी लॉयल्टी ह्यूमन बीइंग के साथ में जुड़ी हुई थी, लिविंग बीइंग के साथ जुड़ी हुई थी। तो अगर वो किसी के लिए कुछ करते थे या किसी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, तो दैट वाज द ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ। अगर वो किसी के लिए लॉयल थे, किसी के लिए डिवोटेड थे, तो फॉर द कॉज ऑफ गुड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑफ हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। तो ये उनका काम ही था गांधी जी का, कि वो किसी पर्सन के अंदर खुद की जो क्वालिटीज़ थी कि उसको जगाना और उसे पहचानने की उसको कैपेसिटी देना, वो यही उन्हें सिखाते थे। तो ही जस्ट मोल्ड सम फ्री इंडियन, फ्री एंड न्यू इंडियन, ऐसे इंडियन जिनके पास जो है वो उन्हें पता ही नहीं है, तो उसे उन्हें पहचानना और उन्हें बताना कि ये तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है, तो तुम्हें अपने लिए खुद खड़ा होना है। और जस्ट अगर एक सिटीज़न, एक पर्सन जो कंट्री में रह रहा है, वो अपने लिए खड़ा हो पा रहा है, अपने राइट्स के लिए खड़ा हो पा रहा है, तो इट विल ऑब्वियसली मेक इंडिया फ्री। यही वो रास्ता होगा जिससे हमारा देश फ्री हो सकता है। अर्ली इन चंपारण एक्शन, चार्ल्स फियर एंड्रयू, द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going.
a tour of duty to the Fiji island. Gandhi's lawyers friends thought it would be a good idea for Andrew to stay in Champaran and help them. Andrew was willing if Gandhi agreed. तो चंपारण में जो हुआ उसका ये रिएक्शन ही था कि चार्ल्स फ्रेड एंड्रयूज़ जो कि एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, आगे जाकर के वो गांधी जी के डिवोटी भी बन गए। तो जब उन्हें फिजी आइलैंड जाना था अपनी ड्यूटी के लिए, तो वो गांधी जी को फेयरवेल करने के लिए, ग्रीट करने के लिए, गुड बाय कहने के लिए आए। तो गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स ने सोचा कि अगर ये एक ब्रिटिश होकर के चंपारण के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो इट विल बी अ गुड आइडिया। तो चंपारण में वो आए और हेल्प करें तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। तो एंड्रयू जो है ही वॉज रेडी, वो तो बहुत ही विलिंग थे इस चीज़ के लिए अगर गांधी जी एग्रीड होते तो। लेकिन गांधी जी ने इस चीज़ को बहुत ही वेलमेंटली अपोज किया, बिल्कुल ही वो इस चीज़ के अपोजिट थे। क्यों? ही सेड यू थिंक दैट दिस इज़ think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of your heart. The cause is just and you must rely upon yourself to win the battle. तो इस चीज़ को उन्होंने जो अपोज़ किया था कि एंड्रयूज़ उनके लिए काम करें, उसका एक रीज़न था। उनका कहना था कि अगर ये अनइक्वल फाइट एक तरफ एक गवर्नमेंट है जो फुली इक्विप्ड है, जिसके पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो है, और एक तरफ है इंडियन जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो उनका कहना था कि ये जो अनइक्वल फाइट है, अगर इसमें एक इंग्लिशमैन हमारी तरफ से खड़ा हो रहा है तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, आपको ये हेल्पफुल बिल्कुल ही भी नहीं फील होना चाहिए। एक्चुअली इट इज़ अ काइंड ऑफ वीकनेस, ये हमारे हृदय की वीकनेस बता रहा है कि हम चाहते हैं कि वो पर्सन जो स्ट्रॉन्गर दिख रहा है हमसे, वो हमारी हेल्प करे, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप जीते और आप अपनी रिस्पेक्ट के लिए खड़े हों, तो आपको अपने आप पर ही भरोसा होना चाहिए। अगर आप कोई बैटल जीतना चाहते हैं तो जब तक आप अपने आप पर रिलाई नहीं करेंगे, अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो इस तरह से आप अपोजिट पार्टी का एक पर्सन ला करके, अपोजिट जो आपके खड़े हुए हैं, जो राइवल्स हैं, उनको ला करके अपने साथ ये फील करो कि हमने बहुत एक जो है वो डिफ़ीट कर दिया है सामने वाले को, तो इट विल बी रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, राइट। तो उनका कहना था कि कोई इंग्लिशमैन हमारे साथ आए, ये हमारी जीत नहीं है। हमारी जीत तभी होगी जब हम अपने आप पर ट्रस्ट करेंगे, अपने आप पर रिलाई करेंगे। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज़ बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। तो मिस्टर एंड्रयूज़ को हम एक प्रॉप की तरह यूज़ करें क्योंकि वो एक इंग्लिशमैन है, तो ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आपको जो करना है दैट इज़ टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट, एंड वी हैड नो रिप्लाई। गांधी जी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने जो कहा, हमारा तो यही मानना था कि एक इंग्लिशमैन हमारे साइड में आकर के खड़ा हो जाएगा, तो यहाँ ना कहीं ये होगा कि कुछ एक इंग्लिश पर्सन जो हैं वो हमारे साथ हैं, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग थिंग होगी। लेकिन गांधी जी ने यहाँ पर उनके माइंड्स को पढ़ लिया था, उनकी थिंकिंग को वो समझ गए थे ना, तो गांधी जी इसीलिए उनको अपोज कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो दैट मस्ट बी सेल्फ रिलायंस। अगर आप सेल्फ रिलायंट पर्सन हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बड़े से बड़े बैटल को जीत सकते हैं। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू स्वेट क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो चाहे ये सेल्फ रिलायंस हो, अपने आप पर भरोसा हो, या इंडियन इंडिपेंडेंस है, या फिर चंपारण के शेयर क्रॉपर्स, सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आकर के उन्होंने पावर ऑफ द सोसाइटी, पावर ऑफ स्मॉल पीजेंट्स, पावर ऑफ कॉमन पीपल दिखाया। उसके बाद उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि अगर आप अपने लिए खड़े हो पा रहे हैं तभी आप जीतेंगे, किसी और के भरोसे आप नहीं जीत सकते हैं, राइट। एंड दीज ऑल मूवमेंट्स वर द बेस
जिसके बाद हमें हमारे देश को आज़ादी मिली, हम आज़ाद हुए, राइट। सो दिस वॉज अ स्मॉल इंसिडेंट जो कि एक बड़ा रीज़न था हमारी कंट्री को अवेक करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।